आप सुन रहे हैं सुखी जिनेंद्र द्वारा लिखित टेंशन फ्री लाइफ बुक। अब हम टेंशन फ्री लाइफ पुस्तक के अध्याय 15 की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है आपकी कंपनी का मालिक कौन है। दोपहर का समय था। हम सब दोस्त और मां साथ बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। हवा में हंसी और गर्मागर्म खाने की महक घुली हुई थी। सबके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। सबके चेहरे पर यह संतोष देखकर मेरे मन में अचानक एक विचार आया। मैंने सीधे उनसे पूछा, दोस्तों एक बात बताओ, आपकी कंपनी का मालिक कौन है? तभी सुरेश ने अपनी प्लेट किनारे रखते हुए तुरंत जवाब दिया, अरे सुखी जी, हमारी तो कोई कंपनी ही नहीं है। फिर जिनेश, जो थोड़ा अनुभव लिए हुए लग रहा था, वह बोला, हमने तो अपनी कंपनी से कब से रिटायरमेंट ले रखा है। इस पर लक्ष्य ने तर्क दिया, यदि कंपनी हमारी ही है तो उसके मालिक भी तो हम ही होंगे, कोई दूसरा कैसे होगा? तभी तरुषि ने एक गहरी बात कही, कंपनी के मालिक तो हम ही हैं, पर चलाता कोई और है। फिर पलक ने विषय को मोड़ते हुए एक नया प्रश्न उठाया, सुखी जी, मुझे तो आप पहले यह बताइएगा कि अब कंपनी का मेरी खुशी से क्या संबंध है। मां ने सबको ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने कहा, बेटा ध्यान से सोचो, सुखी जी ने यह पूछा है तो उसका संबंध खुशी से जरूर ही होगा। तब मैंने अपनी बात रखी और कहा, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वह सब अपनी अपनी एक एक कंपनी चला रहे हैं, लेकिन उसको अच्छे से नहीं चला पाने के कारण इन दिनों वह कंपनी बहुत घाटे में जाती जा रही है। धीरे धीरे दूसरे लोग भी उस पर अधिकार करने के लिए आते जा रहे हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट पर तो दूसरे लोगों ने कब्जा कर ही लिया है। मेरी पिछली बात सुनकर सब शांत थे। तब मैंने उन्हें चेतावनी देते हुए आगे कहा, यदि आज भी आपने अपनी कंपनी की जिम्मेदारी खुद नहीं ली तो फिर आप बहुत ही जल्द दिवालिया होकर कंगाल और दुखी होने वाले हों। दूसरे लोग और साधन आपकी कंपनी को चलाने में सहयोग तो कर सकते हैं, लेकिन उसे जिम्मेदारी के साथ आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके लिए तो आपको ही आगे आकर उसे संभालना होगा और अच्छे से लीड करना होगा। तभी पलक ने अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, सुखी जी, वह कंपनी है कौन सी जिसकी आप इतनी बात कर रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसे मेरी कंपनी का नाम है सुखी जिनेंद्र प्राइवेट लिमिटेड, उसी प्रकार आपका भी ये जो जीवन है यह ही आपकी असली कंपनी है। यदि यह कंपनी अच्छे से चल गई तो बाहर की कंपनियां तो बहुत आसानी से चल जाएंगी। इस दुनिया में आज तक जो कुछ बना है वह दो कंपनियों में बना है। जैसे आईफोन एप्पल कंपनी में बाद में बना, पहले वह स्टीव जॉब्स के ज्ञान में बना था। उसी प्रकार आपके जीवन में जो कुछ भी बन रहा है वह पहले आपके अंदर बनता है, फिर बाहर बनता है। अब इसे ध्यान से समझना, आपका यह शरीर आपकी कंपनी का ऑफिस है। हाथ पैर आंख कान मुंह और नाक आदि इंद्रियां आपके कर्मचारी हैं। मन इसका मैनेजर है तथा ज्ञान यानी आत्मा इस कंपनी का असली मालिक है। यह सुनकर नरेंद्र, जो अब तक चुप था, हैरानी से बोला, सुखी जी, इस प्रकार की कंपनी तो हमने पहली बार सुनी है। मैंने उनकी हैरानी को समझते हुए आगे समझाया, आज तक हम दूसरों की कंपनियों से ही इतने ज्यादा जुड़े रहे, उससे ही बहुत प्रभावित और आकर्षित बने रहे कि अपनी असली कंपनी को भूल ही गए। मैं तो बस अब उसे बता रहा हूं, कंपनी बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। कंपनी तो बनी बनाई ही है, अब तो बस उसे सही से चलाना सीखना है। तभी अमित, जिसे बिजनेस की अच्छी समझ है, थोड़ी चिंता में बोला, सुखी जी, दुनिया की दूसरी कंपनियों को चलाने का तो हमें खूब तजुर्बा है, परंतु इस कंपनी का बिल्कुल भी नहीं। इसको कैसे चलाते हैं कृपया कर यह जरूर बता दीजिएगा, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैंने उसकी घबराहट देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिएगा अमित, यह कंपनी चलाना भी बहुत आसान है, बस एक बार इसकी अच्छे से समझ हो जानी चाहिए। राहुल तुरंत बोल पड़ा, क्या है वह समझ? मैंने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए बताया, प्रायः किसी भी कंपनी के लिए निम्न 7 बिंदु बहुत जरूरी होते हैं। पहला, विजन एंड मिशन। दूसरा, इनोवेशन।
तीसरा, प्रोडक्ट। चौथा, टैलेंटेड मैन पावर। पांचवा, टूल्स। छठा, रॉ मटेरियल। और सातवां, प्रॉफिट। उसी प्रकार आपकी जीवन रूपी कंपनी का दृष्टिकोण क्या है? उस कंपनी का लक्ष्य क्या है? यह तो आज ही निश्चित करना होगा, तभी आपकी कंपनी अच्छे से चलेगी। आगे मैंने समझाया कि इस कंपनी में बनता क्या है। आपकी इस कंपनी में मुख्य रूप से विचार और निर्णय बनते हैं। एक दिन में कितने विचार बनते हैं, ऐसा कुछ निश्चित तो नहीं है। फिर भी कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी का एक शोध बताता है कि हर दिन दिमाग में लगभग 6200 विचार आते हैं। यह भी कम नहीं है। पर आप तो हर समय जानने का ही काम करते हैं। मन और इंद्रियां उस काम को करने के लिए सहयोगी हैं, अपने सहयोगियों के सहयोग से तथा आपके जानने से। यदि दिन भर में कुछ सच्चे और पक्के निर्णय हो गए और उसके अनुसार ही आगे के विचार बनने लगे, तो आप प्रॉफिट में हैं। और यदि विचार ऐसे ही खाली निकलते गए, उनका कुछ भी प्रयोग नहीं किया, उससे कुछ भी नए विचार और निर्णय नहीं बना पाए, तो आप लॉस में हैं। इसे समझाने के लिए मैंने क्रिकेट का उदाहरण दिया। जैसे क्रिकेट के मैच में खिलाड़ी के सामने बॉल आती है, तो वह उस बॉल की स्पीड और पोजीशन को समझकर उसे अपने बैट से लगाता है। यदि उसको लगता है कि यह बॉल ठीक नहीं है, तो वह उसे खाली भी जाने देता है। और यदि बढ़िया है, तो उस पर सिक्स भी लगा देता है। उसके सामने तो हर समय एक बॉल आ रही होती है। उसे तो बस अपनी एकाग्रता और बुद्धिमानी से बॉल को पहचान कर उसे सही शॉट में बदलना है। यदि वह खिलाड़ी उस बॉल को उचित सम्मान नहीं देगा, तो वह आउट हो जाएगा। और यदि उसे उचित सम्मान दे देगा, तो वह जीत जाएगा, वहां का सुपरस्टार बन जाएगा। अब बस यही कहानी मेरी कंपनी यानी मेरे जीवन की है। इसमें भी हर समय नए नए विचार आ रहे हैं। उन विचारों की योग्यता और उपयोगिता को देखकर, उसे अच्छे से समझकर अपना ज्ञान उस पर लगाना है। यदि वह विचार योग्य और उपयोगी नहीं है, तो उसमें कुछ भी छेड़छाड़ किए बिना उसे खाली जाने देना है। पर यह भी ध्यान रखना है कि कहीं उसका संबंध आपके जीवन मरण से तो नहीं है। यदि विचार खतरनाक है, तो उसे बस आराम से टच मात्र करना है, बड़ा शॉट लगाने नहीं जाना है। और यदि वह विचार जोरदार है, तो तत्काल ही उसे अपनी एकाग्रता और बुद्धिमानी से सही निर्णय में बदल लेना है। यदि आप उन विचारों को उचित सम्मान नहीं देंगे, तो आप आउट हो जाएंगे और अपने जीवन की जंग हार जाएंगे। लेकिन यदि उन विचारों को उचित सम्मान दे दिया, तो आप जीत जाएंगे और जैसा जीवन जीना चाहते हैं, वैसा जीवन जी लेंगे। मेरी यह बात सुनकर सुरेश ने मासूमियत से पूछा, सुखी जी, पर आप ये बताइए, विचारों का उचित सम्मान और अपमान क्या होता है? मैंने उसे समझाते हुए कहा, जैसे ही मुझे कोई विचार आया और मैंने उस विचार को किसी अच्छे निर्णय में बदल दिया, तो फिर आने वाले सारे विचार उस निर्णय के अनुसार होते हैं। उस दिशा में ही पूरी चिंतन धारा दौड़ जाती है। लेकिन यदि उस विचार को निर्णय में नहीं बदला, तो फिर वही विचार अनेक विपरीत विकल्पों में उलझ जाते हैं और यही उस विचार का अपमान है। फिर मैंने विकल्प शब्द की गहराई समझाई। वि यानी विपरीत अर्थात उल्टी, और कल्प यानी कल्पना करना, मतलब विपरीत कल्पना करना। विकल्प दूसरे का, और दूसरे में तो कुछ करने वाले हैं ही नहीं, तथा अपना भी अहित ही करने वाले हैं। एक बार जब विकल्प शुरू हो जाते हैं, तब फिर उनका ओर छोर पकड़ना भी असंभव सा हो जाता है। इंसान ऐसे विचारों में खो जाता है जिससे कुछ भी होने वाला नहीं है, मात्र समय और ऊर्जा खत्म करने के। इसलिए विचारों को विकल्पों से बचाकर सही निर्णय में परिवर्तित करना है। याद रखना, अच्छे विचारों को सही निर्णय में नहीं बदल पाने पर हम उन विचारों की हत्या कर देते हैं। आज आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका निर्णय नहीं कर पाने से उसका सच्चा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आपको तो बस अपने विवेक यानी अपनी बुद्धि और ज्ञान के आधार पर अपने स्वयं के पक्के निर्णय करने हैं। स्वयं के निर्णय के बिना आप कदम कदम पर ठगाए जाएंगे। निर्णय करने का सबसे बड़ा फायदा यह है
कि अब आपके सारे विचार आपके निर्णय के अनुसार ही होते हैं। फिर वह आपको परेशान नहीं, सुखी करते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण मैंने खुद देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है अपने पूज्य गुरुजी को। उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी बात आए, उस समय भी उनके विचार और वचन उस बात से प्रभावित हुए बिना उनके विचार और वचन अपने निर्णय के अनुसार ही होते थे। उनके ही सामने खड़े सैकड़ों लोग उस बात के विचार प्रवाह में बहकर अनेक कोरी कल्पनाएं कर करके आपसी लड़ाई, झगड़े और बुरे विचार करते हुए बस दुखी होते रहते थे। इसलिए यदि आप चाहते हो कि प्रति समय के आने वाले विचारों में भी आप अपने अस्तित्व के साथ जिंदा बने रहें, तो इसके लिए जरूरी है विचारों को सही निर्णय में बदलना। तभी लक्ष्य, जो हर बात की गहराई में जाना चाहता था, उसने पूछा, तो सुखी जी, क्या सिर्फ सही विचारों को ही निर्णय में बदलना है? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं जी, सत्य तो यह है कि कोई भी विचार सही और गलत होता ही नहीं है। विचार तो मात्र विचार हैं। इसे ऐसे समझो जैसे कोई भी ग्राहक अच्छा और बुरा नहीं होता है। ग्राहक तो बस ग्राहक होता है, परंतु मैनेजर अपने कंफर्ट और आकर्षण से उसे अच्छा बुरा मान लेते हैं। इसलिए मालिक को उस पर नजर तथा अपना नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि एक बार सभी वस्तुओं का एक निश्चित मूल्य निर्धारित कर बिक्री की व्यवस्था सिस्टम में सेट कर दी जाए, तो फिर मैनेजर भी दोबारा गलती नहीं करेगा। उसी प्रकार जब तक ज्ञान जागृत नहीं रहता, विवेक प्रकट नहीं होता और हित अहित का निर्णय नहीं होता है, तब तक हमारा ये मन रूपी मैनेजर अपने कंफर्ट से, अपनी इच्छाओं से विचारों को अच्छे बुरे रूप में मानने की कोशिश करता है। इसलिए ज्ञान रूपी मालिक को इन विचारों पर नजर तथा अपना नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार अच्छे से नजर रखकर उसे सही गलत, हित अहित, गुण दोष, लाभ हानि के सिस्टम में सेट कर दिया, तो फिर बार बार विचारों का ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा। सहज ही सही निर्णय रूपी सिस्टम से सब सही चलता जाएगा। तभी मुझे एक बहुत पुरानी और गहरी पंक्ति याद आई। मैंने कहा, इसीलिए तो छडाला ग्रंथ में कहा है, बिन जाने तैं दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। अर्थात जब तक हम दोष और गुणों को जानेंगे ही नहीं, तो बुराई को छोड़ेंगे कैसे और अच्छाई को ग्रहण कैसे करेंगे। तभी सुरेश, जिसे अपनी आजादी बहुत प्यारी है, थोड़ा असहज होकर बोला, सुखी जी, पर मन और इंद्रियां तो मेरे ही हैं, इन पर नियंत्रण की क्या जरूरत है? मैंने उसकी शंका का स्वागत करते हुए कहा, सही प्रश्न है। मन और इंद्रियां आपके सहयोगी हैं, पर आप मन और इंद्रिय नहीं हो। आप उस जितने भी नहीं हो, आप उसके नियंत्रण में भी नहीं हो। आप तो उस पर नियंत्रण करने वाले, उसके राजा हो। इसे एक चित्र के रूप में देखो। इस जीवात्मा यानी खुद को तुम रथी अर्थात रथ का स्वामी समझो, शरीर को उसका रथ, बुद्धि को सारथी यानी ड्राइवर और मन को लगाम समझो। आप तो मन और इंद्रिय के बहुत ऊपर हो। यदि मन और इंद्रियां आपके लिए काम करें, तब तो सब बढ़िया है, परंतु यदि आप उनके लिए काम करने लग जाए, तब तो फिर खतरा ही खतरा है। जिस प्रकार कंपनी के सारे सहयोगी मालिक के नियंत्रण में रहकर काम करेंगे, तब तो कंपनी सफल हो जाएगी, परंतु यदि मालिक ही उनके नियंत्रण में आ जाएगा, तो कंपनी में अराजकता फैल जाएगी और कंपनी बंद हो जाएगी। उसी प्रकार यदि आपका मन और इंद्रियों पर प्रबंधन ठीक है, तब तो आपकी कंपनी बढ़िया चलेगी, परंतु यदि उनका नियंत्रण हमारे ऊपर होने लगे, तो फिर हम अपना मालिकपना छोड़कर उनके नौकर बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे और जीवन भर उनकी गुलामी करते रहेंगे। मेरी बात सुनकर तरुषि ने मुख्य प्रश्न पूछ ही लिया, सुखी जी, ये सब तो ठीक है, पर इंद्रियों और मन को कंट्रोल कैसे करें? मैंने मुस्कुराते हुए एक किस्सा सुनाया। एक बार की बात है, मैं एक क्लास पढ़ा रहा था कि अचानक से क्लासरूम में एक बंदर आ गया। तो सारे बच्चे क्लास का विषय पढ़ने की जगह उस बंदर की ओर देखने लगे। क्लास में शोर होने लगा। तब मैंने बच्चों से थोड़ा सख्ती से कहा, आप सभी अपने विषय पर ही पूरा ध्यान दें, कोई भी बंदर पर ध्यान नहीं देगा।
समझाने के बाद सारे बच्चे अपना विषय ध्यान से पढ़ने लगे। मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि पीछे बैठा हुआ एक बच्चा बहुत चंचल हो रहा है और पूरी क्लास को भी डिस्टर्ब कर रहा है। मैं उसके पास गया और जब उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तब वह घबराते हुए बोला, सर, मैं बंदर का ध्यान नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं बंदर का ध्यान नहीं कर रहा। मैं बंदर का ध्यान नहीं कर रहा। उसकी ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने समझाया, अरे भैया, तुम जब तक ये सोचते रहोगे कि मैं बंदर का ध्यान नहीं करूंगा, मैं बंदर का ध्यान नहीं करूंगा, तब तक आप असल में बंदर का ही ध्यान कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमें उनकी रुचि नहीं करनी, उनकी दृष्टि नहीं करनी है और उस पर ही बार बार लक्ष्य नहीं करना है। उससे लक्ष्य हटाकर अपने काम पर और अपने ज्ञान पर पूरा ध्यान देने से मन और इंद्रियां सहज ही आपके नियंत्रण में आ जाती हैं। इंद्रियां और मन के गुलाम न बनकर उनके काम में कोई छेड़छाड़ नहीं करके उनको बस अपने काम में लगाए रखना ही उस पर नियंत्रण है। तभी अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, सुखी जी, आप तो उदाहरण देने में माहिर हो। इस बात को किसी और बढ़िया उदाहरण से समझाए ना। मैंने तुरंत हामी भरी, जी बिल्कुल। कल्पना कीजिए, आप अपनी गाड़ी में बैठकर मंदिर जा रहे हैं। गाड़ी को आपका ड्राइवर चला रहा है। अब यहां 4 चीजें हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। पहला, गाड़ी, जो आपके शरीर का प्रतीक है जिसमें आप बैठे हुए हैं। दूसरा, गाड़ी के पार्ट्स, जिससे गाड़ी चल रही है, जो आपकी इंद्रियों के प्रतीक हैं, जो आपको आपके काम में सहयोग कर रहे हैं। तीसरा, गाड़ी का ड्राइवर, जो पूरी दुनिया को गाड़ी चलाता हुआ सा दिख रहा है, वह आपके मन का प्रतीक है। चौथा, आप, जो गाड़ी के मालिक हैं और ज्ञान यानी आत्मा के प्रतीक हैं, जो गाड़ी चलाते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, पर गाड़ी कहां जाएगी, कब चलेगी, कब रुकेगी इत्यादि सभी मुख्य बातों का निर्णय करने वाले वो मालिक आप ही हैं। अब इस फर्क को समझिए। जिस प्रकार चलती हुई तो वह गाड़ी दिख रही है, लेकिन वह कुछ भी निर्णय नहीं करती और न ही कर सकती है कि कहां जाना है और कहां नहीं। गाड़ी के पार्ट्स तो बिल्कुल भी निर्णय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक पार्ट तो अकेला कहीं जा ही नहीं सकता है। यहां तक कि गाड़ी को चलाता हुआ सा दिखने वाला ड्राइवर भी यह निश्चित नहीं करता है कि कहां जाना है, किस मंजिल पर पहुंचना है। इसका निर्णय करने वाला तो एकमात्र उसका मालिक ही है। उसी प्रकार शरीर और इंद्रियां आपका सारा काम करते हुए दिखाई तो देती है, पर कुछ भी निर्णय नहीं कर सकती हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि डेड बॉडी में कौन सी इंद्रिय कम है? सारा शरीर और सारी इंद्रियां मौजूद हैं, लेकिन उनका मालिक निकल गया तो वह शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। जिस प्रकार लाखों सैनिकों के खड़े हुए दिखाई देने पर भी यदि राजा हार गया तो सारी सेना हारी हुई कहलाती है। मैंने अपनी बात का सार निकालते हुए कहा, उसी प्रकार ज्ञान यानी आत्मा के बिना शरीर की कोई भी कीमत नहीं है। मन तो मालिक सा बस दिखता है, परंतु असली मालिक तो वह है जो गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल के अनुसार अपनी दिशा निश्चित करता है। मुद्दे की बात यह रही कि आप जब भी चलेंगे तो गाड़ी से ही चलेंगे और ड्राइवर ही उसको चलाएगा, परंतु मंजिल का निर्णय आप ही करेंगे। वैसे ही आपके सारे काम शरीर, इंद्रिय और मन से ही होंगे। वही आपके सारे काम करेंगे और कोई दूसरा नहीं। पर ये कौन सा काम करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे, ये तो आप ही नक्की करेंगे, शरीर और मन नहीं। आज से आपको जो भी निर्णय करने हैं वह शरीर और मन से नहीं करने हैं, पर आपको जो भी काम करने हैं वह शरीर और पूरे मन से करने हैं। यह सुनकर सब एक साथ बोल पड़े, सुखी जी, आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। आपने हमारी असली संपत्ति से हमारा परिचय करा दिया है। अब आपसे बस एक निवेदन है कि अपनी इस कंपनी की ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए आपको 6 उपाय बताता हूं। पहला उपाय, शरीर, इंद्रिय, मन और ज्ञान, इन सब के परिणमन यानी बदलाव में एक सामान्य बात क्या है, उस सामान्य को पहचान कर उस सामान्य को ही अपने जीवन जीने की शैली बनानी होगी। दूसरा उपाय, आपकी कंपनी का पहला प्रोडक्ट
फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। उस पहले प्रोडक्ट पर हमारी जो प्रतिक्रिया और मेहनत होती है वही कंपनी को ग्रोथ देती है। उसी प्रकार आपका कोई एक विचार आपका फाइनल जीवन नहीं होता है। उस विचार पर ही अगले समय में जो प्रतिक्रिया होती है हिताहित का विचार होता है और मेहनत होती है। वही आगे की सारी दिशा निश्चित करती है। याद रखना, विचार के बाद वाला विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे पहले विचार में आपको किसी पर गुस्सा आया, पर अगला ही विचार आया कि गुस्सा करके तो अपना ही नुकसान होने वाला है। तो इस दूसरे वाले विचार ने पहले वाले विचार को सही ठिकाने लगा दिया। लेकिन यदि दूसरा वाला विचार यानी प्रतिक्रिया वाला विचार ऐसा आया कि गुस्सा तो करना ही चाहिए, तो ऐसा होते ही क्रोध उत्पन्न हो जाता है। प्रतिक्रिया वाला दूसरा विचार हमें सुधरने का मौका देता है, अच्छा करने का अवसर देता है। यदि पहले वाले विचार में आपने कोई पाप का विचार भी कर लिया है, परंतु यदि दूसरे वाले विचार ने उसे सही दिशा प्रदान कर दी, तो पूरी गाड़ी ही सही दिशा में दौड़ जाएगी और आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। यह सुनकर सबने एक साथ बड़ी उत्सुकता से पूछा, सुखी जी, अब बस समस्या यह है कि वह प्रतिक्रिया वाला दूसरा विचार सही कैसे हो? मैंने मुस्कुराते हुए अपनी बात समाप्त की। इसका उत्तर जब आप मुझसे दूसरी बार मिलेंगे तब जरूर मिल जाएगा। बिना रुके मैंने तीसरा उपाय बताया। आपको मिलावट और अशुद्धता से बचना ही होगा। देखिए, हजारों करोड़ों के टर्नओवर वाली कंपनियां भी अपनी मिलावटखोरी और अशुद्धता के कारण बर्बाद हो जाती हैं। वैसे ही यदि आप अपने आप में और अपने से विपरीत स्वभाव वाली वस्तुओं को एक मानकर मिलावट करोगे, तो निश्चित ही अशुद्धता खड़ी हो जाएगी, जो आपको गंदा जरूर करेगी। शरीर, इंद्रियां, मन और ज्ञान, इनमें आपस में मिलावट नहीं करना है। इनको अपने अपने कार्य रूप में ही रहने देना है। यदि ये अपना अपना काम करते रहेंगे, तो आप शुद्ध बने रहेंगे। चौथा उपाय, इन चारों के प्रयोग से जो कुछ भी पहले सीख रखा है, अब उसका उपयोग करना होगा। उसके उपयोग और प्रयोग से ही आपको ग्रोथ मिलेगी। जो आपके अंदर ज्ञान है, उसे प्रयोग में लाना, और ज्ञान में अभी जो बुरी बातें चल रही हैं, उनका प्रयोग करना बंद करना होगा। जो अच्छी सच्ची बातें अपने ज्ञान के स्टॉक में डाल रखी है, उन्हें बाहर निकालना होगा। पांचवां उपाय, विचारों से विकल्प बनाने की जगह उससे निर्णय बनाना सीखना होगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण छठा उपाय, शरीर, इंद्रियों और मन के अनुसार जीवन जीने की जगह ज्ञान के अनुसार जीवन जीना होगा। क्योंकि शरीर, इंद्रियां और मन सिर्फ अच्छा और बुरा देखते हैं, जबकि ज्ञान सही गलत, हित अहित और लाभ हानि देखता है। शरीर और मन तो बस टेम्पररी मजा देखते हैं, जबकि ज्ञान लाइफ टाइम आनंद देखता है। मैंने अपनी बात में एक चेतावनी जोड़ते हुए कहा, लेकिन याद रखना, टेम्पररी मजा, लाइफ टाइम सजा। इसलिए जीवन रूपी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए टेम्पररी मजे के पीछे न भागकर असली जीवन जीना चाहिए। और अंत में मेरी यह बात हमेशा याद रखना, जो सिर्फ लंच के लिए भागते हैं वह जीवन जीते नहीं, बस पूरा करते हैं। और जो लाइफ के लिए चलते हैं वह ही असली जीवन जीते हैं और उसे अंतिम समय तक फुल एंजॉय करते हैं। इसी विचार के साथ अपनी कंपनी की बागडोर आज ही अपने आप के हाथों में सौंप दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं असेसमेंट 15 की ओर। इस असेसमेंट का शीर्षक है यू आर द बॉस। इसका उद्देश्य है आपके जीवन का असली मालिक कौन है, उसका सामना ईमानदारी से कर सकें। अब आपसे 4 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर प्रश्न आपको अपने भीतर झांकने, सोचने और निर्णय स्पष्ट करने में मदद करेगा। आपको अपने उत्तर टेंशन फ्री लाइफ बुक के असेसमेंट 15 के नीचे दिए गए खाली स्थानों में लिखने हैं। पहला, आपकी कंपनी का मालिक कौन है? यह कंपनी आपका जीवन है। सोचिए,
इसका मालिक कौन है? आप या आपकी परिस्थितियां? अब अपना उत्तर लिखिए। दूसरा, शरीर और मन आपको चलाते हैं या आप शरीर और मन को? क्या आपका मन आपको घसीटता है या आप अपने मन को दिशा देते हैं? थोड़ा रुककर विचार करें, फिर लिखें। तीसरा, आपके जीवन के निर्णय आप स्वयं करते हैं या कोई और? कौन है जो आपके जीवन को स्टीयरिंग कर रहा है? आप, परिवार, भावनाएं, सामाजिक दबाव? सचमुच सोचिए और उत्तर लिखिए। चौथा, आप अस्थाई मजे के लिए जीवन जीते हैं या लाइफ टाइम के आनंद के लिए? क्षणिक आनंद या स्थायी खुशी? आपका उत्तर आपके आने वाले जीवन को बदल देगा। इसे क्लैरिटी के साथ लिखिए। इन सभी 4 उत्तरों को टेंशन फ्री लाइफ बुक में असेसमेंट 15 के खाली स्थानों में स्पष्ट, ईमानदार और शांत मन के साथ लिखें। अब हम आज की चुनौतियों की ओर चलते हैं। आज का चैलेंज बहुत शक्तिशाली है। अपने विचारों को निर्णय में बदलकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप ही अपने जीवन के सीईओ हैं। आज का निर्णय आपके जीवन की दिशा तय करेगा। इसी के साथ चैप्टर 15 का असेसमेंट 15 पूरा होता है। आज आपने यह समझा, आपके जीवन का मालिक कौन है, आपका मन किसके नियंत्रण में है, आपके निर्णय किस आधार पर बनते हैं और आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। यही क्लैरिटी आपको एक सशक्त, संतुलित और जागरूक जीवन की ओर ले जाएगी। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां आपकी यात्रा और भी गहरी और भी सुंदर होने वाली है। तब तक शांत रहें, सुखी रहें और तनाव से मुक्त रहें।